हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप के सीरीज़ में एक नई थॉट पे बात करेंगे कि क्या इंडिया एक कंप्लीट जो इंडेक्स है ये क्या स्मॉल कैप के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये थॉट कैसे आई है। ये थॉट ऐसे आई है कि जो एफआईआईज़ हैं, जो बाहर से पैसा आता है हमारे पास इंडिया के इंडेक्स में लगाने के लिए या इंडिया के स्टॉक्स में जो परचेज करते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड एफआईआई कहते हैं। और हम मानते हैं कि कि एफआईआई का बहुत सारा पैसा इंडिया की एक्सचेंज में लगा हुआ है। क्यों ये इंडिया को मैं क्यों एज ए स्मॉल कैप पूरे इंडेक्स को कहता हूँ, इसके पीछे रीज़न यही है कि ये जो एफआईआई हैं ये आपके बेसिकली यूरोपियन और यूएस से होते हैं और बाहर की कंट्रीज से होते हैं। और इनका जो मेजॉरिटी जो पैसा रहता है वो आप देखोगे कभी भी तो यूएस में इंडेक्स फंड सबसे अच्छे चलते हैं और वहाँ बॉन्ड मार्केट चलती है। तो इंडेक्स फंड और बॉन्ड मार्केट में जो पैसा वहाँ ग्रो होता है वो पैसा इन्फ्लेशन को जस्ट बीट करता है। और इन्फ्लेशन जो यूएस का है हिस्टोरिक, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिस्टोरिक इन्फ्लेशन है वो 1 और 2% से यूएस में ज़्यादा नहीं होता है। 1-2% का इन्फ्लेशन ही होता है, बल्कि ज़ीरो भी टच करता है। अब आपको थोड़ा अपने जो एफआईआई हैं वो इंडिया के डीआईआई के इक्विवेलेंट हैं। और एफआईआई वहाँ के इन्वेस्टर को वो 1-2% से ऊपर का गेन करवाने की ट्राई करते हैं। उनका टारगेट बहुत लंबा नहीं होता है। अब वो इंडेक्स फंड में, वहाँ के इंडेक्स फंड में लगवाते हैं या फिर बॉन्ड फंड में लगवाते हैं, तो उनकी जो यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। वो 3 से 4, 5, 6% तक जाती है। अब इंडिया में, अब देखिए, वो पैसा जो एफआईआई ने वहाँ से लिया है लोगों से, तो उसका एक फंड फंड का एलोकेशन वो इमर्जिंग मार्केट में करते हैं, ठीक है। अब वो इमर्जिंग मार्केट में बहुत छोटा सा पोर्शन, जैसे 10% का, उसका टोटल फंड का 10% केवल वो इमर्जिंग मार्केट में लगाते हैं। फिर वो 10% पैसा ही फिर डिफरेंट इमर्जिंग मार्केट में जाता है। उसमें से इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है। फिर वो इंडिया के अंदर पैसा लगाते हैं। मतलब वो पैसा इतना बड़ा है 10% भी, कि वो इंडिया की बैकबोन है। इंडेक्स इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वो बैकबोन है। मतलब इतना छोटा पैसा यूएस से निकल के आता है, इतना कम परसेंटेज का, वो फिर सारी इमर्जिंग मार्केट में जाता है। उसका जो पार्ट होता है वो इंडिया की इंडेक्स पूरे स्टॉक एक्सचेंज की बैकबोन है। तो आप ये सोचो कि जैसे आप एक फ़ंड एलोकेशन करना चाहते हो, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप हमेशा अपना पैसा को ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले स्टॉक में लगाओगे। 50%, थोड़ा सा 20% मिड कैप में, 30% मिड कैप में लगा दिया, 10% या 15-20% आप अपने स्मॉल कैप में बहुत हाई बीटा वाले स्टॉक में लगाते हो। उसी तरह से एफआईआई जो वो 5 to 10% वाला जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट में लगाते हैं। उनके लिए इंडिया जस्ट एन ए स्मॉल कैप की तरह है। उस स्मॉल कैप से वो पैसे को डबल ट्रिपल भी करते हैं और उसके बाद उसमें से एग्ज़िट भी कर जाते हैं। अब आप सोचो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मार्केट कैप के जो स्टॉक हैं, मतलब ब्लू चिप 50 कंपनीज जो इंडिया की हैं सबसे टॉप मोस्ट, जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, वो भी एफआईआई के लिए एक स्मॉल कैप की तरह होते हैं। तो उनके लिए ये कुछ बड़ी बात नहीं होती है कि वो इस स्टॉक में पैसा लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। उनका मेन मोटिव केवल अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना होता है। वो पैसे को लगाते हैं और 2-3 सालों के लिए भूल जाते हैं, फिर लोग उसमें ग्रो करते हैं। तो वो पूरी एक स्ट्रेटजी होती है, हम लोग उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके पीछे पूरे पूरे बड़े बड़े टॉप भी स्कूल्स के जो
जो उनकी रिक्रूटमेंट होती है उनके अंदर, और ये फॉरेन के भी होते हैं इसमें, टॉप बी स्कूल के, बी कॉलेज के जो मतलब हायरिंग करते हैं वो लोग, ना एम्प्लॉय को। तो उनका तो काम ही यही है कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए लोगों से। और पैसा पैसा जाएगा कहाँ से? पैसा रिटेलर का ही जाता है। पैसा डीआईआई का, अब डीआईआई कुछ नहीं है, डीआईआई इज़ नॉट एनीथिंग। डीआईआई सिर्फ वो पैसा है जो रिटेलर अपना डीआईआई के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। डीआईआई का अपना कोई पैसा नहीं होता है। डीआईआई एक चैनल है केवल। तो वो जो डीआईआई का पैसा भी लॉस में जा रहा है, जो रिटेलर का डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से भी रिटेलर का लॉस में जा रहा है, वो सब पैसा जो है आप समझो कि एक इंडिया में स्मॉल कैप है, जो इंडिया का जो बैकबोन का जो पूरा पैसा है, वो जो एफआईआई के थ्रू आया है, वो भी पूरा जो इंडिया होल सोल एक उनके लिए स्मॉल कैप से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम उसमें भी जो बिग शॉट हैं वो भी बैकबोन में है, क्योंकि आप देखो बड़े बड़े स्टॉक जो कि बहुत बड़े बड़े मार्केट कैप के साथ हैं, जो ब्लू चिप के स्टॉक हैं, वो भी एक दिन में 10%, 15%, 10-10, 8-8% तक टूट जाते हैं। तो ये कहीं की स्टेबिलिटी नहीं है। आप ये सोचो कि ऐसा नहीं है कुछ कि मतलब आपने पैसा लगाया है तो बिग शॉट पे लगा दिया है तो आपको जो है बहुत अच्छा गेन हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन है, ये सारा ऑपरेटर ड्रिवन है। ये जिसको पैसा निकालना है, यदि मुझे अपना पैसा मार्केट से निकालना है और मैंने समझा कि ये पैसा मुझे अपना 1 लाख सपोज़ करो मार्केट से बाहर करना है, तो मैं फिर वेट नहीं करूँगा कि कल का कि ठीक है मैंने आज 50 निकाल ली, कल मैं 50 निकाल लूँगा, मार्केट गिर रही हो तो। ठीक है, यदि मुझे मार्केट ये, और इसी तरह से एफआईआई भी होते हैं। एफआईआई को भी पता है कि यदि उसे अपना मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट से बाहर करना है, तो वो मार्केट से बाहर करने के लिए वेट नहीं करते। मगर उनको पता है कि यदि उन्होंने सारा पैसा एक साथ निकाल लिया, मेरे तो 1 लाख रुपए निकालने से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके 1 लाख रुपए निकालने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट वहीं खड़ी रहेगी। मगर एफआईआई अपना 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए यदि बाहर निकाल ले एकदम से, तो आप ये सोचो कि मार्केट में कोहराम मच जाएगा, सारे रिटेलर फ़ियर में आ जाएंगे। तो उनको ये रिटेलर के अंदर फ़ियर डालना नहीं है। यदि वो रिटेलर के अंदर फ़ियर डाल देंगे तो रिटेलर तो भाग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा निफ्टी को हाईलाइट किया जाता है, मगर उन निफ्टी को ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। निफ्टी में केवल 50 स्टॉक हैं, उनमें से आप किसी भी पर्टिकुलर हाई वेटेज स्टॉक में परचेज कर लो तो निफ्टी आपकी अप रहेगी, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आईटी से कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर डाउन हो जाएगा। मगर आप केवल एक दो स्टॉक को ही यदि पूरी तरह से परचेज करके चलो, जैसे एफआईआई करते हैं, तो निफ्टी गिरेगी नहीं, जीरो भी मतलब निफ्टी में 0 पॉइंट का भी डाउनवर्ड नहीं होगा। मगर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप 20-20, 10-10% उस दिन डाउन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि रिटेलर को लगे कि मार्केट गिर नहीं रही है, अभी भी इसमें रूम है, और वो बना रहता है और धीरे धीरे उसका पैसा गलता रहता है, निकल नहीं पाता है। तो हमें इस थोड़ा सा प्रिकॉशियस रहना पड़ेगा, और हमें केवल इंडिया के इंडेक्स स्टॉक में पैसा लगा के ही नहीं रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें अदर ऑप्शन भी ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि आप अपना यूएस के इक्विटी में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, देयर आर प्रोविजंस, हम उसको बात करेंगे। जैसे वेस्टेड है, आई थिंक पहले एक इंडिया मनी, आईएनडी मनी करके भी आता था, मुझे नहीं पता वो अभी लाइव है नहीं लाइव है, बट वेस्टेड में तो मैंने भी थोड़ा सा इन्वेस्ट किया हुआ है, कम से कम मुझे उस चैनल का पता है। तो आप भी उस चैनल के थ्रू एटलीस्ट एक बार थोड़ा अमाउंट लगा के ट्राई कर सकते हैं, आपको भी उस पूरे चैनल का पता चल जाएगा, उस फ्लो का पता चल जाएगा। तो आप भी डायरेक्ट स्टॉक में यूएस के भी लगा सकते हैं। तो हमें मेनली करना क्या है कि पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, पैसे को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से पोर्टफोलियो में पैसा बनेगा, थोड़ा ही बने, मगर बने पैसा।
पैसा चला जाना और अपने पास पैसा ना रहना, ये 2 कंडीशन से रिटेलर फ़ियर में आते हैं और फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं या बहुत देर में लौट के आते हैं। तो हमें स्मॉल कैप है इंडिया, ये माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि मार्केट से पैसा कभी भी यदि कुछ अनफोर्सीन कंडीशन हो गई तो मार्केट से पैसा निकलने में देर नहीं लगती। मार्केट आपने देख ही लिया कि जैसे कोविड का टाइम आया या फिर और भी कोई क्राइसिस आई है तो निफ्टी इट्सेल्फ 5-5 10-10% एक ही दिन में टूट जाता है। निफ्टी का एक दिन में 10% टूटना मतलब कई स्टॉक उसके अंदर ऐसे होंगे निफ्टी के अंदर जो 15-15 20-20% भी टूट गए होंगे जैसा उसका सर्किट लगा होगा, राइट। किसी का भी कुछ नहीं पता, सब स्मॉल कैप है, तो इसलिए बिंदास होके लगाना है मगर लिमिट के अंदर। लेवरेज मत करिए, मार्जिन पे मत खेलिए, जितना पैसा है उसी को बनाने का कोशिश करिए। यही इसका एक सेंस है, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। हमें हमेशा अपना एग्ज़िट बना के चलना चाहिए। पोर्टफोलियो में स्टॉक पकड़ के सही से चलने चाहिए। यही हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी में यही है। अदरवाइज़ न्यूज़ हमारे पास बहुत देर में आती है जो रियल न्यूज़ होती है। हम हमेशा रिएक्टिव काम करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मार्केट से जुड़े रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, और मैं आपको पास इसी तरह की एक जो कोर वैल्यू वाली चीज़ें हैं वही लाने का मैं ट्राई करूँगा। इससे आपका एक माइंडसेट क्रिएट होगा और चीज़ों की अवेयरनेस मिलेगी, एक विजिबिलिटी मिलेगी कि हम ये देखते हैं कि जैसे एचडीएफसी है, रिलायंस है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ये कभी टूटेंगी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो, जब रिलायंस ने जियो फाइनेंस अलग किया अपने साइड से तो उसका स्टॉक 15 to 20% डाउन हो गया था। मतलब 2000 2800 का था, आराम से उसने जो है 2100 वो 2300 2100 का रेट देख लिया। तो ये है इसका चीज़ है कि स्टॉक कोई भी टूट सकता है। एच डी एफ सी ने देखो डीमर्जर कर वो मर्जर अपने अंदर कर लिया है एच डी एफ सी को, एच डी एफ सी बैंक ने, तो उसका भी रेट देखो अभी 1400 का हो गया है। और ये सब रेट आपको अभी और भी डाउन जाने को मिल सकते हैं, बट देयर इज़ सम एक्यूमुलेशन पॉइंट। एच डी एफ सी बैंक मेरा भी फेवरेट है, और मीन्स फेवरेट वो रहने का रीज़न यही है कि सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, तो गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन रहेगी इन केस यदि समथिंग कुछ उसमें रॉन्ग होता है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि एक बड़ी क्राइसिस पैदा हो जाए। इसलिए हमें जो है ना थोड़े से ऐसे सेक्टर जैसे उसने यस बैंक में को बचाया और पीएनबी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया, तो उसी तरह से यदि कुछ क्राइसिस मान लो हो भी जाती है, हो सकती है, किसी को कुछ नहीं पता कि बैंकों के अंदर क्या चल रहा है, क्या गोलमाल सब चल रहा है, तो वो चीज़ें सामने निकल के आएंगी भी तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट उसमें रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यदि बैंकिंग सेक्टर ही कोलैप्स कर जाए तो कंट्री के जीडीपी को डाउन होने में कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बैंकिंग सेक्टर हमेशा प्रायोरिटी पे होते हैं। आपने देखा भी है कि निफ्टी में 30% का वेटेज जो है वो फाइनेंस सेक्टर का ही है। वो इसीलिए है क्योंकि ग्रोथ पार्टी में इनका बहुत बड़ा रोल है। आज की डेट में बैंक निफ्टी डाउन है, आप एकुमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो विद 5% एवरी टाइम ऑफ 2% डाउन। शायद मैं समझा पाया हूँ। 5% ऑफ फंड ऑफ योर फंड कैन बी शिफ्ट ऑफ एवरी 2% बैंक निफ्टी डाउनवर्ड। तो बैंक निफ्टी का आप एक वीकली चार्ट पकड़ के चलो, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करना चालू करो। नहीं तो बैंक बीज भी होते हैं, आराम से आप क्लब करके चल सकते हो और एक बड़ा पैसा बना सकते हो उसके अंदर। तो आजकल फाइनेंस डाउन है, आईटी सेक्टर डाउन है। आईटी का डाउन होने का रीज़न यही है कि रिसेशन का टाइम है
और यूएस में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं चल रही है। और ये आईटी सेक्टर सारे जो बड़े बड़े दिग्गज सब बने हैं, ये सब सर्विस सेक्टर के कारण यूएस में काम करने से ही बने हैं, और कोई इनके पास ऐसा कोई बड़ा फुटप्रिंट नहीं है इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इनमें हमें थोड़ी वॉच रखनी चाहिए। आईटी बीज भी आई थिंक आते हैं, और आपका बैंक बीज भी आते हैं। बैंक बीज, आईटी बीज और निफ्टी बीज। निफ्टी बीज को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। निफ्टी बीज लेने से अच्छा है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक में लें। आईटी बीज यदि आपने बैंक बीज यदि आपने लिया है, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हो। और बैंक बीज यदि आपने लिया है तो आपने फाइनेंशियल सेक्टर को कवर कर लिया, तो उसमें आपको ज़्यादा निफ्टी बीज लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपका रिपीटेशन ऑफ स्टॉक हो जाएगा, और फिर कोई चैलेंज आया तो दोनों स्टॉक ख़राब हो जाएंगे। तो प्रेफरेंस यही रखिए कि निफ्टी बीज ले लिया, मगर जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो उसी को लीजिए, और आईटी बीज कर लिया जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो उसी को लीजिए। अदरवाइज़ म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। और बैंक निफ्टी बीज लेने के बजाय आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट क्या करो, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बड़ी कंपनी बड़े प्राइस को मत देखिए। बड़े प्राइस को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्योंकि हम जब पोर्टफोलियो बिल्ड करने चाहते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, छोटे छोटे जो 100 200 300 1000 2000 के प्राइस के जो स्टॉक होते हैं उनको पहले अकोमुलेट कर लेते हैं, और जो बड़े 10,000 15,000 20,000 वाले जो स्टॉक होते हैं उनको बाद में अकोमुलेट करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है हमें। हमें इक्वल लेके चलना है। ठीक है, ओवर द टाइम वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, कि कैसे कैसे हमें उसको इकट्ठा करना है। अभी जो इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए इंडिया के लिए कि एफआईआईज के लिए इंडिया स्मॉल कैप से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से, और स्मॉल कैप में बहुत छोटा फंड लगाया जाता है। उसी थॉट को कंटिन्यू करके और इनटेक करके हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो स्मॉल कैप्स हैं, या फिर जो लार्ज कैप या फिर मिड कैप हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें ब्लू चिप स्टॉक पे ही ज़्यादा लगाना चाहिए। अब ब्लू चिप स्टॉक पे भी लगाना कब चाहिए, उसका राइट टाइम आएगा। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करिए, सेक्टरों का साइक्लिक चेंज होगा, तब वो सेक्टर चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। आई थिंक मैं अपनी बात को आप लोगों के साथ कन्वे कर पाया हूँ। आप लोग को ऐसा यदि कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और वीडियो को यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू। अवनीश आपका दोस्त।